हम सीखेंगे आयत के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ विशेष स्थितियां। 10 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार कागज लीजिए। इसे किसी एक विकर्ण यानी डायगोनल के अनुदिश काटिए। आपको 2 त्रिभुज यानी ट्रायंगल प्राप्त होंगे। अब आप इन त्रिभुजों को एक के ऊपर एक रखिए। समायोजित करने पर आप पाएंगे कि वे एक दूसरे को ढकते हैं। इससे आपको क्या ज्ञात होता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट है। चूंकि वे एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इन दोनों का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर है। चूंकि आयत को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। इस तरह से यहाँ प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आयत की लंबाई गुणा आयत की चौड़ाई, यानी कि 1/2 गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर बराबर 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कागज लीजिए। इसके दोनों विकर्ण खींचिए और इन दोनों के अनुदिश काटकर इसके 4 भाग कर लीजिए। आपको 4 त्रिभुज प्राप्त होंगे। क्या ये सभी सर्वांगसम है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन चारों को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी कि चारों का क्षेत्रफल बराबर है। चूंकि एक वर्ग को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/4 है। इस तरह से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि 1/4 गुणा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह 12 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत ABCD के दर्शाए प्रकार से 2 सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट भाग किए गए। यहाँ AEPQFD CFQPEB से सर्वांगसम है। क्या आप बता सकते हैं प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ आयत के 2 सर्वांगसम भाग किए गए हैं, इसलिए दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी कि क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर बराबर 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस वर्ग को देखिए। इसमें विभिन्न त्रिभुजों की सर्वांगसमता इस प्रकार है, यानी कि वर्ग ACEG को 8 सर्वांगसम भागों में विभाजित किया गया है। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी, तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। चूंकि सभी भाग सर्वांगसम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। इस प्रकार वर्ग के क्षेत्रफल को
कुल 8 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, इसलिए प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल होगा 1/8 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/8 गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर बराबर 1/8 गुणा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि यदि 18 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले इस आयत के दर्शाए गए सभी भाग सर्वांगसम हो तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आज हमने सीखी आयत के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ विशेष स्थितियां। हम सीखेंगे संलग्न आकृतियों का परिमाप। परिमाप यानी पेरीमीटर, यह शब्द पेरी और मेट्रॉन से बना है। पेरी का अर्थ चारों तरफ और मेट्रॉन का अर्थ मापन है। इस तरह से किसी बंद आकृति की परिसीमा यानी बाउंड्री की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। जैसे इस आकृति को देखिए, इसकी परिसीमा की कुल लंबाई AB, BC, CD, DA के योग से प्राप्त की जा सकती है। यह योग इस आकृति का परिमाप कहलाएगा। चलिए आज वर्ग और आयतों से बनी संलग्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना सीखें। एक कागज लीजिए, इस पर 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग PQRS खींच लीजिए। क्या आप बता सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें इसके चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग करना होगा। लेकिन वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा की लंबाई है। यदि आपको किसी वर्ग की भुजा की लंबाई पता हो तो इस सूत्र के प्रयोग से आप उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से वर्ग PQRS का परिमाप होगा 4 गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आप कागज पर 3 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत JKLM बनाइए। क्या आप बता सकते हैं इस आयत का परिमाप क्या होगा? सोचिए। यहाँ भी आयत का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होगा, लेकिन आयत की सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स बराबर होती है। जैसे यहाँ JK बराबर LM और KL बराबर MJ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा JK धन KL। यदि हम भुजा JK को आयत की लंबाई और भुजा KL को आयत की चौड़ाई कहें तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई लिखा जा सकता है। यदि आपको किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई पता हो तो इस सूत्र के प्रयोग से आप उस आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ आयत JKLM का परिमाप होगा 2 गुणा कोष्ठक में 2 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब जरा सोचिए, अगर हम वर्ग PQRS और आयत JKLM को कागज से काटकर इस प्रकार संलग्न यानी एडजेसेंट रखते हैं तो बनने वाली नई आकृति PQRKLM का परिमाप क्या होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ बिंदु S और बिंदु J एक दूसरे पर आ रहे हैं,
इसलिए हम इनमें से सिर्फ एक नाम रखेंगे। जैसे यहाँ हम इस बिंदु को बिंदु S कहेंगे। यहाँ हमें दोनों आकृतियों को साथ रखकर एक नई आकृति PQRKLM प्राप्त हुई है। इसका परिमाप इसकी परिसीमा की लंबाई होगी, जिसे ज्ञात करने के लिए हमें इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करना होगा। यहाँ PQ बराबर QR बराबर वर्ग PQRS की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि हम भुजा RK की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। RK बराबर RS ऋण SK बराबर 5 सेंटीमीटर ऋण 2 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। KL बराबर 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह LM बराबर 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह MP बराबर MS धन SP बराबर 3 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आकृति PQRKLM का परिमाप होगा PQ धन QR धन RK धन KL धन LM धन MP बराबर 26 सेंटीमीटर। जरा सोचिए, क्या यहाँ वर्ग के परिमाप और आयत के परिमाप को जोड़कर संपूर्ण आकृति का परिमाप प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। यदि हम इनके परिमाप का योग करेंगे तो परिणाम आता है 20 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर। दोनों स्थितियों में परिमाप भिन्न है, इसलिए संलग्न आकृति का परिमाप इसे बनाने वाली आकृतियों के परिमाप के योग से प्राप्त करना गलत है। इसका कारण अपने अध्यापक से चर्चा करके अवश्य ज्ञात करें। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि यदि हम आयत को इस प्रकार या इस प्रकार वर्ग के संलग्न रखते तो क्या प्रत्येक स्थिति में हमें समान परिमाप प्राप्त होगा? आज हमने सीखा संलग्न आकृतियों का परिमाप। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। देखेंगे संलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। निम्न दर्शाई आकृति में वर्ग ABCD की भुजा AD के मध्य बिंदु पर एक वर्ग जुड़ा हुआ है। आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। दर्शाई आकृति से ज्ञात होता है कि वर्ग ABCD के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। प्रश्न के अनुसार G भुजा AD का मध्य बिंदु है, इसलिए रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट AG और रेखाखंड GD की लंबाई बराबर होगी। आकृति को देखकर हम कह सकते हैं कि AD बराबर AG धन GD है, यानी कि AG धन GD बराबर 8 सेंटीमीटर है। चूंकि AG बराबर GD है, इसलिए GD धन GD बराबर 8 सेंटीमीटर, 2 GD बराबर 8 सेंटीमीटर, GD बराबर 8 सेंटीमीटर विभाजित 2 बराबर 4 सेंटीमीटर है। अर्थात वर्ग DEFG की भुजा GD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और दर्शाई गई आकृति की भुजा AG की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। परिमाप बराबर सभी भुजाओं की लंबाई का योग। इसलिए परिमाप ज्ञात करने के लिए हम आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करेंगे। परिमाप बराबर AB धन BC धन CD धन DE धन EF धन FG धन GA। परिमाप बराबर 8 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 8 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार दर्शाई गई आकृति का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अगला उदाहरण, आयत यानी रेक्टेंगल PQRS का परिमाप
यानी पेरीमीटर 120 मीटर है। राहुल ने आयत PQRS को 3 बराबर माप के आयतों में विभाजित किया। प्रत्येक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत PQRS 3 बराबर माप के आयतों में विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। चलिए प्रत्येक आयत की लंबाई को L और चौड़ाई को B मान ले। यह आयत PQRS का परिमाप बराबर आयत के चारों भुजाओं की लंबाई का योग बराबर L धन B धन L धन B धन B धन L धन B बराबर 3L धन 4B है। हमें आयत PQRS का परिमाप 120 मीटर दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3L धन 4B बराबर 120 मीटर है। यहाँ भुजा PQ बराबर 2B है और भुजा RS बराबर L है। चूंकि आयत की सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड्स बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ बराबर RS यानी L बराबर 2B है, अर्थात 3L धन 4B बराबर 120 मीटर को लिख सकते हैं 3 गुना 2B धन 4B बराबर 120 मीटर। इसे सरल करने पर B का मान 12 मीटर प्राप्त होगा। चूंकि L बराबर 2B है, इसलिए हमें L का मान प्राप्त होगा 24 मीटर। हमें ज्ञात है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई है, अतः विभाजित किए गए प्रत्येक आयत का परिमाप है 2 गुना 24 धन 12 मीटर बराबर 2 गुना 36 मीटर बराबर 72 मीटर। अगला उदाहरण, वर्ग यानी स्क्वायर ABCD का परिमाप 84 सेंटीमीटर है। मिलीमीटर में वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? हमें ज्ञात है कि वर्ग ABCD का परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा की लंबाई है, इसलिए एक भुजा की लंबाई होगी वर्ग ABCD का परिमाप विभाजित 4 बराबर 21 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है। इस तरह से वर्ग ABCD के एक भुजा की लंबाई होगी 21 गुना 10 मिलीमीटर बराबर 210 मिलीमीटर। चूंकि वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा की लंबाई 210 मिलीमीटर है। आज हमने देखे संलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे संलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, एक तार वर्ग यानी स्क्वायर के आकार का है। रिया ने तार को मोड़कर उसे आयत यानी रेक्टेंगल के आकार में परिवर्तित किया, तो क्या वर्ग और आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर भिन्न होगा? किसी बंद आकृति की परिसीमा यानी बाउंड्री की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यदि तार के आकार में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए परिमाप में भी परिवर्तन होगा। चूंकि यहाँ वर्ग के आकार को आयत के आकार में परिवर्तित किया गया है, इसलिए वे सोचते हैं कि वर्ग और आयत का परिमाप भिन्न होगा। इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो एक गलत जवाब है। यहाँ तार के आकार में परिवर्तन अवश्य हो रहा है, लेकिन लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए आयत और वर्ग दोनों का परिमाप समान होगा, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, निम्न दर्शाए आकार का परिमाप क्या है? दर्शाया आकार वर्गांकित कागज पर बनाया हुआ है। परिमाप ज्ञात करते समय कुछ बच्चे आकार की भुजाओं के अनुदिश स्थित वर्गों की गिनती करते हैं। इससे उन्हें 10 इकाई परिणाम प्राप्त होता है, इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो गलत जवाब है। परिमाप बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है, इसलिए हमें इस आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करना होगा। योग करने पर
हमें इस आकृति का परिमाप प्राप्त होगा 18 इकाई। इसलिए दर्शाए आकार का परिमाप 18 इकाई है। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब चलिए देखते हैं कुछ साधारण गलतियां। साधारण गलती 1, इकाइयों को नजरअंदाज करना। यदि कुछ बच्चों से पूछा जाए कि एक आयत की लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो वे आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई बराबर 208 मीटर प्राप्त करते हैं, जो एक गलत जवाब है। वे परिमाप ज्ञात करने से पहले आकार की लंबाई और चौड़ाई की इकाइयों को समान नहीं करते। जैसे कि यहाँ आयत की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई सेंटीमीटर में है, इसलिए पहले हमें लंबाई और चौड़ाई की इकाइयों को समान करना होगा। चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, इसलिए आयत की चौड़ाई है 1 मीटर। इस प्रकार आयत का परिमाप है 2 गुना 4 धन 1 यानी कि 10 मीटर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से इस प्रकार की गलती से बचा जा सकता है। साधारण गलती 2, आधा प्रश्न हल करना। यदि कुछ बच्चों से पूछा जाए कि एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो 140 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर कितना व्यय होगा? तो बच्चे वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात करते हैं। 4 गुना 20 बराबर 80 मीटर। वे प्रश्न को आगे सरल करना भूल जाते हैं। जैसे यहाँ वे परिमाप तो ज्ञात करते हैं, परंतु बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना भूल जाते हैं। इस प्रकार की गलतियों से बचने के लिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसे ध्यान में रखते हुए हल करना चाहिए। यहाँ बाड़ लगाने पर व्यय होगा। आज हमने देखी संलग्न आकृतियों के परिमाप से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। एक वर्गांकित कागज यानी स्क्वेयर्ड पेपर लीजिए। इस पर दर्शाए गए प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम खींच लीजिए। अब समांतर चतुर्भुज को कागज से काट लीजिए। इस चतुर्भुज के किसी एक शीर्ष यानी वर्टेक्स से उसके सम्मुख भुजा पर लंब यानी परपेंडिकुलर खींचिए। आपको इस प्रकार एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल प्राप्त होगा। इस त्रिभुज को समांतर चतुर्भुज से काटकर अलग कर लीजिए। इस त्रिभुज को समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा के साथ दर्शाए गए प्रकार से रखिए। क्या आप बता सकते हैं आपको कौन सा आकार प्राप्त होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह एक आयत यानी रेक्टेंगल है। जरा सोचिए, क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाए गए आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, चूंकि हमने समांतर चतुर्भुज से ही आयत बनाया है, इसलिए समांतर चतुर्भुज और आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ आयत की लंबाई बराबर समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई है। समांतर चतुर्भुज का आधार हम उस भुजा को लेंगे जिस पर लंब डाला गया है। इसी तरह आयत की चौड़ाई बराबर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है, जो कि डाले गए लंब की लंबाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई गुणा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, या संक्षेप में हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। यदि हम समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई b और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई h लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
b गुणा h। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दर्शाए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई 6 यूनिट है तथा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 5 यूनिट है। इसलिए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 6 यूनिट गुणा 5 यूनिट बराबर 30 स्क्वायर यूनिट। ध्यान रहे, समांतर चतुर्भुज में हम किसी भी भुजा को आधार मान सकते हैं। जिस भुजा को हम आधार मानेंगे उसकी लंबाई समांतर चतुर्भुज की लंबाई होगी। इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। जैसे समांतर चतुर्भुज EFGH में भुजा HG पर उसके सम्मुख शीर्ष E से लंब ED डाला गया है। यदि हम समांतर चतुर्भुज EFGH की भुजा HG को आधार तथा लंब ED को ऊंचाई लेते हैं तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा HG गुणा ED बराबर 30 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर बराबर 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज EFGH में भुजा FG पर उसके सम्मुख शीर्ष E से लंब EB डाला गया है। इसलिए हम समांतर चतुर्भुज EFGH की भुजा FG को आधार तथा लंब EB को ऊंचाई ले सकते हैं। इससे हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा FG गुणा EB बराबर 15 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर बराबर 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल बराबर है, जिससे यह सत्यापित होता है कि हम समांतर चतुर्भुज की किसी भी भुजा को आधार और उस पर डाले गए लंब को समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ले सकते हैं। अब आपकी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ उदाहरण। नीचे दर्शाए गए समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम PQRS का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात कीजिए। दर्शाए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में भुजा SR पर सम्मुख शीर्ष B से लंब यानी परपेंडिकुलर PT खींचा गया है। इसलिए यहाँ हम भुजा SR को आधार यानी बेस लेंगे। आधार पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई यानी हाइट कहलाती है। इसलिए लंब PT PQRS की ऊंचाई है। क्या आप बता सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई है, यानी कि बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट है। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर SR गुना PT है। चूंकि SR बराबर 5.6 सेंटीमीटर और PT बराबर 3.7 सेंटीमीटर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल होगा 20.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला उदाहरण, समांतर चतुर्भुज DCBA का परिमाप यानी पेरीमीटर 0.2 मीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज की भुजा BA बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई CE बराबर 3 सेंटीमीटर होगी, तो समांतर चतुर्भुज DCBA का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज DCBA की भुजा BA का माप 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई CE का माप 3 सेंटीमीटर है। क्या हम दी हुई मापों के आधार पर समांतर चतुर्भुज DCBA का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ऊंचाई CE के आधार AD के माप की आवश्यकता होगी।
इसलिए हमें आधार AD की माप ज्ञात करनी होगी। हमें समांतर चतुर्भुज DCBA का परिमाप 0.2 मीटर दिया गया है। चूंकि भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में दी है, इसलिए हम परिमाप को सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे। यानी कि समांतर चतुर्भुज DCBA का परिमाप बराबर 0.2 मीटर बराबर 0.2 गुना 1 मीटर बराबर 0.2 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर है। यह समांतर चतुर्भुज DCBA का परिमाप है। DC धन CB धन BA धन AD। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की माप बराबर होती है, इसलिए यहाँ BA बराबर DC बराबर 6 सेंटीमीटर और CB बराबर AD है। इसलिए DCBA का परिमाप है 12 सेंटीमीटर धन 2 AD। समीकरण 1 और 2 से हमें पता चलता है कि 12 धन 2 AD बराबर 20 है। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा आधार AD बराबर 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई है, इसलिए समांतर चतुर्भुज DCBA का क्षेत्रफल AD गुना CE बराबर 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर बराबर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आज हमने देखे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, नीचे दर्शाए गए समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई होता है। कुछ बच्चे समांतर चतुर्भुज की किसी एक भुजा को ही उसकी ऊंचाई समझ लेते हैं। जैसे वे सोचते हैं कि दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में भुजा SR आधार और भुजा PS ऊंचाई है, इसलिए वे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं 6 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर बराबर 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस समझ से वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि गलत जवाब है। ध्यान रहे, समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा आधार हो सकती है और आधार पर खींचा गया लंब समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होती है। इस समांतर चतुर्भुज में हम देखते हैं कि भुजा QR पर लंब डाला गया है, इसलिए हम QR को आधार और PT को ऊंचाई लेंगे। इसी के साथ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा QR गुना PT। यहाँ QR बराबर PS बराबर 3.5 सेंटीमीटर है और PT बराबर 5 सेंटीमीटर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 3.5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर बराबर 17.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब चलिए देखते हैं एक साधारण गलती। साधारण गलती 1, क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इकाइयों को समान नहीं करना। यदि कुछ बच्चों से पूछा जाए कि समांतर चतुर्भुज का आधार 1 मीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल ज्ञात करते समय वे इकाइयों पर ध्यान नहीं देते। इससे उन्हें जवाब 50 स्क्वायर सेंटीमीटर या 50 स्क्वायर मीटर प्राप्त होता है, जो कि गलत जवाब है। क्षेत्रफल प्राप्त करते समय दोनों राशियों की इकाइयां समान होनी चाहिए। यहाँ हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आधार है 100 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 5000 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आप इसे स्क्वायर मीटर में प्रस्तुत कर पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए। आज हमने देखी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलती।
आज हम सीखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तीन भुजाओं से बने बहुभुज को हम एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल कहते हैं। चलिए एक मजेदार गतिविधि से त्रिभुज के क्षेत्रफल की समझ बनाएं। एक कागज लीजिए, इस पर एक त्रिभुज खींचे। यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज खींचा है। इस त्रिभुज को कागज से काट लीजिए। कागज पर इस त्रिभुज के सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी कि एक और त्रिभुज खींचे जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई की हो। इसे भी काट लीजिए। हम देखते हैं कि एक सुमेलन यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के अंतर्गत दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर है। व्यापक रूप में सभी सर्वांगसम त्रिभुजों यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या आप बता सकते हैं इनका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम काटे हुए सर्वांगसम त्रिभुजों को इस प्रकार साथ रखेंगे कि उनकी संगत भुजाओं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का कोई एक युग्म आपस में मिल जाए। आप इसे इस प्रकार या इस प्रकार कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल प्राप्त होगा। यह किस प्रकार का चतुर्भुज है? सोचिए। इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर है एवं बराबर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई यानी हाइट होता है। जहां आधार समांतर चतुर्भुज की कोई एक भुजा है तथा उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष यानी अपोजिट साइड से डाले गए लंब यानी परपेंडिकुलर की लंबाई समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। चूंकि यह समांतर चतुर्भुज दो सर्वांगसम त्रिभुजों से बना है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। चूंकि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इस तरह से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है, जहां आधार त्रिभुज की कोई एक भुजा है तथा ऊंचाई इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई है। मापने पर आप पाएंगे कि यह ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। चूंकि लंबाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसलिए प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि हम त्रिभुज के आधार को B और ऊंचाई को h माने, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा B गुणा h या 1/2 BH है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 त्रिभुज दर्शाए गए हैं। क्या आप इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 420 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसी प्रकार त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल भी 420 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यहाँ दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। क्या हम कह सकते हैं कि वे सर्वांगसम हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, वे सर्वांगसम नहीं हैं, क्योंकि इनके माप अलग अलग है और वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकते।
संक्षेप में, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनका क्षेत्रफल अवश्य बराबर होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि क्षेत्रफल बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांग सम हो। तो अब आपकी त्रिभुज के क्षेत्रफल की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। हम देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। दर्शाए गए त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात कीजिए। दर्शाए गए अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल त्रिभुज XYZ में रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट XO शीर्ष X की सम्मुख भुजा यानी अपोजिट साइड YZ पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। यदि हम YZ को त्रिभुज का आधार माने और XO को ऊंचाई, जहां XO बराबर 2.8 सेंटीमीटर है और YZ बराबर 4.6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 गुणा YZ गुणा XO, यानी कि इसे हल करने पर हमें त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 6.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे हम दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं। त्रिभुज XYZ में रेखाखंड YW भुजा XZ पर लंब है। यदि हम त्रिभुज XYZ में भुजा XZ को आधार माने और लंब YW को ऊंचाई, तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा XZ गुणा YW, यानी कि त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल होगा 6.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ हमने दोनों स्थितियों में अलग अलग भुजा को आधार माना है तथा इनके संगत लंब को ऊंचाई मानकर क्षेत्रफल प्राप्त किया है। इन दोनों स्थितियों में हमें क्षेत्रफल बराबर प्राप्त हुआ है। क्या आप बता सकते हैं इसका कारण क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों स्थितियों में हमने एक ही त्रिभुज लिया है। क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हम त्रिभुज के किसी भी भुजा को आधार तथा उसके संगत लंब को ऊंचाई मानेंगे, तो इससे त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों स्थितियों में समान है। इसलिए त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई तथा उसकी संगत ऊंचाई की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो। अगला उदाहरण, नीचे दर्शाए गए त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 54 स्क्वायर सेंटीमीटर है। रेखाखंड AD BC पर लंब है। यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो रेखाखंड AD और रेखाखंड DC की माप ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 54 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। इन दोनों त्रिभुजों में भुजा AD उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। इस तरह से यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार या संगत ऊंचाई इन तीनों में से किन्हीं दो का माप ज्ञात हो, तो हम आसानी से तीसरे का माप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर है। चूंकि इसमें भुजा BD और भुजा AD एक दूसरे पर लंब है, यानी कि
कोण ADB एक समकोण है, इसलिए त्रिभुज ADB एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज की स्थिति में हम एक दूसरे पर लंब भुजाओं में से किसी एक भुजा को आधार तथा दूसरी भुजा को ऊंचाई कह सकते हैं। यहाँ हम भुजा BD को आधार तथा भुजा AD को ऊंचाई मानेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा BD गुणा AD। हमें क्षेत्रफल ज्ञात है तथा BD का माप ज्ञात है, इसलिए हम AD का माप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम इस समीकरण यानी इक्वेशन को व्यवस्थित करेंगे। दोनों पक्षों को 2 से गुणा करके और BD से विभाजित करके हमें प्राप्त होगा त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल गुणा 2/BD बराबर AD। इसी को हम लिख सकते हैं AD बराबर त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल गुणा 2/BD। चूंकि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर सेंटीमीटर और रेखाखंड BD की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें AD बराबर 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। भुजा AD त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में उभयनिष्ठ है। चूंकि त्रिभुज ADC की भुजा AD और भुजा DC एक दूसरे पर लंब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADC भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ भी हम भुजा AD और DC में से किसी एक को आधार तथा दूसरी को ऊंचाई मान सकते हैं। चलिए त्रिभुज ADC में भुजा DC को आधार और भुजा AD को ऊंचाई माने। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा DC गुणा AD। इसलिए DC बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल गुणा 2/AD। इस तरह से DC बराबर 9 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो आज हमने देखे त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से जुड़ी एक मिथ्या धारणा और एक उदाहरण। मिथ्या धारणा, नीचे दर्शाए गए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का सूत्र है 1/2 गुणा आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई यानी हाइट। कुछ बच्चे भुजा BC को आधार मानते हैं और त्रिभुज की दूसरी भुजा को ऊंचाई, जैसे यहाँ वे भुजा AB को ऊंचाई मानते हैं, जिससे उन्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 स्क्वायर सेंटीमीटर प्राप्त होता है। लेकिन यह एक गलत समझ है, यानी कि ऑप्शन 2 गलत जवाब है। यहाँ भुजा AB आधार BC पर लंब नहीं है, इसलिए हम इसे ऊंचाई नहीं मान सकते। किसी त्रिभुज की ऊंचाई आधार के सम्मुख शीर्ष से उसके लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यहाँ हमें शीर्ष A से आधार BC पर लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए हम इस त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगला उदाहरण, रमेश के आयताकार यानी रेक्टेंगुलर खेत की लंबाई 48 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। उसने अपने संपूर्ण खेत में फूलों की समान माप वाली 24 समकोण त्रिभुज
यानी राइट एंगल ट्रायंगल के आकार की क्यारियां बनाई है। यदि प्रत्येक समकोण त्रिभुजाकार क्यारी का आधार 8 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए उसकी ऊंचाई क्या होगी। चूंकि आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, इसलिए खेत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 48 मीटर गुणा 16 मीटर बराबर 768 स्क्वायर मीटर। इस क्षेत्रफल को समान मापों वाली समकोण त्रिभुजाकार फूलों की 24 क्यारियों में विभाजित किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 24वां भाग होगा, यानी कि प्रत्येक समकोण त्रिभुजाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर 768 स्क्वायर मीटर विभाजित 24 बराबर 32 स्क्वायर मीटर है। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती है। इनमें से एक को हम आधार तथा दूसरी को ऊंचाई ले सकते हैं। चूंकि समकोण त्रिभुजाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुजाकार क्यारी की ऊंचाई बराबर समकोण त्रिभुजाकार क्यारी का क्षेत्रफल गुणा 2 विभाजित आधार का माप। हमें दिया गया है कि समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के आधार की लंबाई 8 मीटर है, इसलिए उसकी ऊंचाई 32 स्क्वायर मीटर गुणा 2 विभाजित 8 मीटर बराबर 8 मीटर होगी। इसलिए रमेश के खेत में प्रत्येक समकोण त्रिभुजाकार क्यारी की ऊंचाई 8 मीटर है। तो आज हमने देखी त्रिभुज के क्षेत्रफल से जुड़ी एक मिथ्या धारणा और एक उदाहरण। आज हम सीखेंगे वृत्त और अर्धवृत्त के परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। हम जानते हैं कि किसी बंद आकृति की परिसीमा यानी बाउंड्री की कुल लंबाई को उसका परिमाप यानी पेरीमीटर कहते हैं। वृत्त यानी सर्कल के संदर्भ में हम इसे परिधि यानी सर्कमफरेंस कहते हैं, यानी कि एक वृत्त की परिसीमा की लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। इसे हम C से दर्शाते हैं। चलिए एक दिलचस्प गतिविधि से जानते हैं कि एक वृत्त की परिधि यानी सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल कैसे ज्ञात की जाती है। एक गत्ता लीजिए, इस पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस वाला एक वृत्त खींचिए। प्राप्त वृत्त को काट लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस वृत्त की परिसीमा की लंबाई यानी इसकी परिधि कैसे ज्ञात की जा सकती है? सोचिए। निश्चित रूप से यहाँ रूलर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूलर का प्रयोग सीधे किनारे की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। वृत्त की परिसीमा वक्र यानी कर्व्ड होने के कारण हम रूलर से इसकी परिसीमा की लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते। वृत्त की परिसीमा की लंबाई ज्ञात करने के लिए परिसीमा पर एक बिंदु अंकित कीजिए और एक धागे को इस बिंदु पर रखकर वृत्त के किनारे किनारे लगाइए। फिर से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए यानी एक पूरा चक्कर लगाने के लिए आवश्यक धागे की लंबाई हमें वृत्त की परिधि का ज्ञान कराती है। इस स्थिति में आपको वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर प्राप्त हुई होगी। वृत्त की परिधि और व्यास यानी डायमीटर में एक दिलचस्प संबंध होता है। यदि हम किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात ज्ञात करें तो यह प्रत्येक स्थिति में 22/7 आता है। यह अनुपात अचर यानी कांस्टेंट है, जिसे पाई से निरूपित किया जाता है।
दशमलव में पाई यानी कि 22/7 लगभग 3.14 के बराबर है, जिससे हमें पता चलता है कि वृत्त की परिधि व्यास के 3 गुना से अधिक होती है। यदि हम वृत्त की परिधि को C से, व्यास को D से दर्शाते हैं तो C/D बराबर पाई लिखा जा सकता है। इससे हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त होता है C बराबर पाई D। चूंकि व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है, इसलिए इसी सूत्र को हम C बराबर 2 पाई R भी लिख सकते हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए यह सूत्र बहुत उपयोगी है। जैसे यहाँ वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसलिए इस वृत्त की परिधि होगी C बराबर 22 सेंटीमीटर। अब चलिए वृत्त के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ सर्कल के बारे में बात करें। हम जानते हैं कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं। चलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल एक क्रियाकल्प द्वारा ज्ञात करें। मान लीजिए हमने गत्ते का एक वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या हम R मानेंगे। पहले हम इस वृत्त को 8 समान भागों में विभाजित करेंगे। अब काटकर सभी भागों को अलग अलग कर लेंगे। इन भागों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। इससे हमें एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम जैसा आकार प्राप्त होगा। यदि हम वृत्त को 16 समान भागों में विभाजित करते हैं और इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, तो हम समांतर चतुर्भुज का आकार और अच्छे से बना पाएंगे। इस तरह से हम वृत्त के जितने अधिक समान भाग करेंगे, उतना ही अधिक सही समांतर चतुर्भुज हमें प्राप्त होगा। यदि हम वृत्त के कई बराबर भाग करेंगे, तो इन्हें व्यवस्थित करने पर हमें लगभग एक आयत यानी रेक्टेंगल प्राप्त होगा। ध्यान रहे, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। इस आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या R के बराबर तथा लंबाई वृत्त की परिधि का आधा यानी पाई R के बराबर होगी। हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बनाए गए इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर पाई R गुणा R बराबर पाई R स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर, इस सूत्र से हम किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दिए गए वृत्त में जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल हम इस सूत्र के प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 और R यानी त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर इस सूत्र में रखकर हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब मान लीजिए हमें इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अर्धवृत्त यानी संपूर्ण वृत्त का आधा भाग, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल विभाजित 2 यानी कि 1/2 पाई R स्क्वायर। इस तरह से त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और पाई बराबर 22/7 लेकर हमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात होगा 19.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह अर्धवृत्त की परिधि वृत्त की परिधि के आधी होती है, इसलिए अर्धवृत्त की परिधि होगी पाई R। इस तरह से त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और पाई बराबर 22/7 लेकर हमें इस अर्धवृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। तो आज हमने सीखा
वृत्त और अर्धवृत्त के परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे वृत्त और अर्धवृत्त के परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित दिलचस्प उदाहरण। एक वृत्ताकार टेबल की त्रिज्या यानी रेडियस 42 सेंटीमीटर है। टेबल की परिधि यानी सर्कमफेरेंस और क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात कीजिए। सुविधा के लिए पाई बराबर 22/7 लीजिए। वृत्ताकार टेबल की त्रिज्या r बराबर 42 सेंटीमीटर है। चूंकि वृत्त की परिधि c बराबर 2 पाई r है, इसलिए वृत्ताकार टेबल की परिधि है 2 गुणा 22/7 गुणा 42 सेंटीमीटर बराबर 264 सेंटीमीटर। इसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पाई r स्क्वायर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसलिए वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल है 22/7 गुणा 42 सेंटीमीटर गुणा 42 सेंटीमीटर बराबर 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अगला उदाहरण देखें। यदि एक अर्धवृत्ताकार मैदान यानी सेमीसर्कुलर ग्राउंड की त्रिज्या 35 मीटर है, तो मैदान की परिसीमा यानी बाउंड्री पर 75 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्ताकार मैदान की त्रिज्या r बराबर 35 मीटर है। हमें कुल व्यय ज्ञात करने के लिए पहले इस मैदान की परिसीमा की लंबाई ज्ञात करनी होगी, यानी कि हमें इस मैदान का परिमाप यानी पेरीमीटर ज्ञात करना होगा। आकृति को देखकर हम बता सकते हैं कि इस मैदान का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें अर्धवृत्त की परिधि और व्यास यानी डायमीटर की लंबाई को जोड़ना होगा। हमें ज्ञात है कि अर्धवृत्त की परिधि पाई r होती है तथा व्यास त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्ताकार मैदान का परिमाप बराबर पाई r धन 2r है। सूत्र में सभी मान रखकर और इसे सरल करके हमें अर्धवृत्ताकार मैदान का परिमाप 180 मीटर प्राप्त होगा। चूंकि बाड़ लगाने का व्यय 75 रुपए प्रति मीटर है, इसलिए 180 मीटर की बाड़ लगाने का व्यय होगा 180 मीटर गुणा 75 रुपए प्रति मीटर बराबर 13,500 रुपए। आज हमने देखे वृत्त और अर्धवृत्त के परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ और उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे वृत्त और अर्धवृत्त के परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ और उदाहरण। एक वृत्ताकार बाग की परिधि यानी सर्कमफेरेंस 220 मीटर है। बाग के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। ज्ञात कीजिए मार्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या है। दी गई जानकारी के लिए हम इस प्रकार आकृति बना सकते हैं। आकृति में आंतरिक वृत्त यानी इंटरनल सर्कल बाग की परिसीमा निरूपित करता है तथा बाहरी वृत्त यानी आउटर सर्कल मार्ग की बाहरी परिसीमा निरूपित करता है। इन दोनों वृत्तों के बीच का भाग मार्ग का क्षेत्र दर्शाता है। हमें मार्ग का क्षेत्रफल यानी इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम देखते हैं कि मार्ग का क्षेत्रफल बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में सम्मिलित है, लेकिन आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है।
इसका अर्थ यह है कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या R1 तथा बाहरी वृत्त की त्रिज्या R2 है। दी जानकारी के अनुसार आंतरिक वृत्त की परिधि 220 मीटर है। चूंकि वृत्त की परिधि C बराबर 2 गुणा पाई R होती है, इसलिए यहाँ 2 गुणा पाई R1 बराबर 220 मीटर है। इसलिए 2 गुणा 22/7 गुणा R1 बराबर 220 मीटर है। दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करके हमें 22/7 गुणा R1 बराबर 110 मीटर प्राप्त होगा। इसी तरह दोनों पक्षों को 7/22 से गुणा करके हमें R1 यानी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर प्राप्त होगी। अब क्या आप बता सकते हैं कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या R2 क्या होगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। बाहरी वृत्त की त्रिज्या प्राप्त करने के लिए हमें वृत्ताकार बाग की त्रिज्या के साथ मार्ग की चौड़ाई को जोड़ना होगा। यानी कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या R2 होगी 35 मीटर धन 3 मीटर बराबर 38 मीटर। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर है, इसलिए यहाँ आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर होगा तथा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर होगा। यदि हम बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटाते हैं तो हमें मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी कि मार्ग का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर ऋण पाई R1 स्क्वायर होगा। यहाँ हम पाई को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। चूंकि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 35 मीटर, बाहरी वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 38 मीटर तथा पाई का मान 22/7 है, इसलिए हमें मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 688.29 स्क्वायर मीटर प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, एक वर्गाकार बैनर की एक भुजा की लंबाई 56 सेंटीमीटर है। यदि इस कागज से अधिकतम व्यास यानी डायमीटर वाला एक अर्धवृत्त काट लिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग में अधिकतम व्यास वाला अर्धवृत्त केवल उस स्थिति में संभव है जब अर्धवृत्त के व्यास की लंबाई और वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर हो। इसलिए यहाँ वृत्त का व्यास d बराबर 56 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से त्रिज्या r होगी व्यास का आधा यानी कि 28 सेंटीमीटर। हमें काटे हुए अर्धवृत्त के क्षेत्र को छोड़कर वर्गाकार कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह हम वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक भुजा की लंबाई का वर्ग बराबर 3136 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसी तरह हमें 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा पाई R स्क्वायर बराबर 1232 स्क्वायर सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस तरह से अर्धवृत्त को काटने पर वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल ऋण अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 3136 स्क्वायर सेंटीमीटर ऋण 1232 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 1904 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आज हमने देखे वृत्त और अर्धवृत्त के परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित
कुछ और उदाहरण। उदाहरण उदाहरण आज हम सीखेंगे संलग्न आकृतियों का क्षेत्रफल प्राप्त करना। बंद आकृतियों यानी क्लोज्ड फिगर्स द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं। जैसे इस आयत को देखिए। इस आयत की लंबाई यानी लेंथ 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है। अगर हम इसे एक वर्गांकित कागज पर रखेंगे जिसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बने हैं, तो हम देखते हैं कि इस आयत की परिसीमा यानी बाउंड्री कुल 20 वर्गों का स्थान घेरती है। हम कहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो पाएंगे यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर कोष्ठक में 5 गुणा 4 गुणा कोष्ठक में सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर बराबर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यदि हम लंबाई को L से और चौड़ाई को B से दर्शाते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल A होगा L गुणा B। जरा सोचिए, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई समान हो तो हमें कौन सा आकार प्राप्त होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इससे आयत की सभी भुजाएं समान हो जाएंगी, यानी कि हमें वर्ग प्राप्त होगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की लंबाई गुणा भुजा की लंबाई बराबर भुजा की लंबाई का वर्ग। यदि हम भुजा की लंबाई को a से दर्शाएं तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा a का वर्ग। अब इस आकृति को देखिए। क्या आप बता सकते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम इस आकृति को इस प्रकार 2 आयतों में बांट सकते हैं। चलिए इन्हें नाम दें। यह है आयत ABCD और यह है आयत DEFG। हम आयत ABCD की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई AD बराबर AG ऋण DG बराबर 5 सेंटीमीटर ऋण 2 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर लेंगे। इसी तरह आयत DEFG की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। इस तरह से आयत ABCD का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आयत DEFG का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए पूर्ण आकृति का क्षेत्रफल होगा आयत ABCD का क्षेत्रफल धन आयत DEFG का क्षेत्रफल बराबर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर धन 6 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या आप इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। वांछित क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ऋण वर्ग EFGH का क्षेत्रफल। यहाँ वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग बराबर 6 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वर्ग EFGH का क्षेत्रफल होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए
हम वर्ग ABCD के क्षेत्रफल से वर्ग EFGH के क्षेत्रफल को घटाएंगे। इसी तरह से आकृति AHGFEBCD का क्षेत्रफल होगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर ऋण 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आज हमने सीखा संलग्न आकृतियों का क्षेत्रफल प्राप्त करना। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे संलग्न आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। एक आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 36 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 4 गुना से 2 सेंटीमीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। चलिए हम आयत की चौड़ाई को x मानते हैं। प्रश्न से ज्ञात होता है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना से 2 सेंटीमीटर कम है। चूंकि आयत की चौड़ाई को हमने x माना है, इसलिए हम आयत की लंबाई 4x ऋण 2 लिख सकते हैं। हमें ज्ञात है कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई है। हमें आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया है। इस प्रकार 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। यानी कि 2 गुणा 4x ऋण 2 धन x बराबर 36 सेंटीमीटर। इसे सरल करने पर हमें आयत की चौड़ाई x बराबर 4 सेंटीमीटर प्राप्त होगी और आयत की लंबाई 4x ऋण 2 बराबर 4 गुणा 4 ऋण 2 बराबर 14 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। इस तरह से 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला उदाहरण, एक वर्गाकार दीवार की लंबाई 9 मीटर है। दीवार में 300 सेंटीमीटर लंबाई और 200 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार खिड़की है। यदि 1 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र पेंट कराने की मजदूरी 3 रुपए है, तो संपूर्ण दीवार पेंट कराने की कुल मजदूरी कितनी होगी? पहले हम दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 9 मीटर भुजा वाले वर्गाकार दीवार का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग बराबर 81 स्क्वायर मीटर। लेकिन इस संपूर्ण क्षेत्र पर पेंट नहीं लगाया जाएगा, बल्कि खिड़की का क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा। संपूर्ण दीवार पेंट कराने की कुल मजदूरी ज्ञात करने के लिए हमें दीवार के क्षेत्रफल से खिड़की के क्षेत्रफल को घटाना होगा। चलिए खिड़की के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चूंकि हमें परिणाम स्क्वायर मीटर में चाहिए, इसलिए हम खिड़की के लंबाई और चौड़ाई को मीटर में परिवर्तित करेंगे। चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा। इस तरह से खिड़की की लंबाई होगी 300 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर और खिड़की की चौड़ाई होगी 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। इसलिए आयताकार खिड़की द्वारा घिरा हुआ दीवार का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 3 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 6 स्क्वायर मीटर। अब खिड़की को छोड़कर दीवार का क्षेत्रफल होगा दीवार का क्षेत्रफल ऋण खिड़की का क्षेत्रफल बराबर 81 स्क्वायर मीटर ऋण 6 स्क्वायर मीटर बराबर 75 स्क्वायर मीटर। यानी कि 75 स्क्वायर मीटर पर पेंट कराया जाएगा और पेंट करने की मजदूरी 3 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से होगी
3 गुना पेंट करने की दीवार का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना 75 यानी कि 225 रुपए। आज हमने देखे संलग्न आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे संलग्न आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, यदि एक आकार का क्षेत्रफल यानी एरिया कम हुआ है तो क्या उस आकार का परिमाप यानी पेरीमीटर भी कम होगा? कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि आकार के क्षेत्रफल और परिमाप में सीधा संबंध है। यदि किसी आकार का क्षेत्रफल कम होगा तो आकार का परिमाप भी कम होगा। इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। मान लीजिए कि हमने 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार कागज लिया। इसका परिमाप होगा 4 गुना भुजा की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर। यदि हम इस कागज में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालते हैं, तब निश्चित रूप से प्राप्त आकार का क्षेत्रफल पहले से कम होगा। लेकिन अब आकृति का परिमाप होगा 18 सेंटीमीटर, यानी कि इस स्थिति में आकृति का क्षेत्रफल कम होने पर परिमाप बढ़ गया है। अब मान लीजिए हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ भी क्षेत्रफल कम किया है, लेकिन अब इस आकृति का परिमाप होगा 14 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति में क्षेत्रफल कम करने पर परिमाप कम हो गया है। इन सभी स्थितियों से यह कहा जा सकता है कि यदि एक आकार का क्षेत्रफल कम होता है तो आकार का परिमाप बढ़ेगा या कम होगा, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, यदि वर्ग के भुजा की लंबाई को 2 गुना बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा? कुछ बच्चे सोचते हैं कि वर्ग के भुजा की लंबाई को 2 गुना बढ़ाने से वर्ग का क्षेत्रफल भी 2 गुना बढ़ेगा। इसलिए बच्चे जल्दबाजी में जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि गलत जवाब है। मान लीजिए कि एक वर्ग के भुजा की लंबाई x है। इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग यानी कि x का वर्ग। यदि हम वर्ग के भुजा की लंबाई को 2 गुना करें तो नई लंबाई होगी 2x। अब नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा 4 गुना x का वर्ग। यदि भाग द्वारा दोनों वर्गों के क्षेत्रफल की तुलना की जाए तो हमें ज्ञात होता है कि नया क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में 4 गुना बड़ा है। इस तरह से दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। साधारण गलती, इकाइयों को नजरअंदाज करना। एक दीवार का क्षेत्रफल 100 स्क्वायर मीटर है। इस पर 10 रुपए प्रति 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का मूल्य कितना होगा? कुछ बच्चे सवाल को हल करते समय इकाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ वे दीवार को पेंट कराने का मूल्य 1000 रुपए प्राप्त करते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। यहाँ दीवार के क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर मीटर में है, लेकिन दर स्क्वायर सेंटीमीटर के आधार पर दिया गया है। इसलिए पहले हमें इकाइयों को समान करना चाहिए। 1 स्क्वायर मीटर बराबर 1 मीटर गुना 1 मीटर। चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इस तरह 100 स्क्वायर मीटर बराबर 10 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर है। चूँकि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पेंट कराने की लागत 10 रुपए है, इसलिए 10 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर पेंट कराने की लागत होगी 1 करोड़ रुपए। आज हमने देखी संलग्न आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती।